एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर वन शॉट रिवीजन। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का रिवीजन। सो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और उसके बाद वही बोनस जो आपको हर वन शॉट रिवीजन में मिलता है उसके लिए रेडी रहिए। तो बच्चों, क्या होता है वो बोनस? वो बोनस होता है ऑल एक्रोनिम्स एट वन प्लेस। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग को हमने सिर्फ अब तक इतना समझा, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि सही पर्सन को सही जॉब पर रखना। मतलब कि जिस पर्सन को जो काम करना आता हो, यानी कि लोगों का अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी होना चाहिए। अब पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्टाफिंग फंक्शन के अंदर परफॉर्म करनी पड़ती है। तो स्टाफिंग फंक्शन अब सिर्फ और सिर्फ इसी तक सीमित नहीं रहा है जहाँ पर हमको सिर्फ किसी को अपने यहाँ पर रखना होता है, उसे अपने यहाँ पर रखना भी है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो यहाँ पर हमें स्टाफिंग फंक्शन के अंदर परफॉर्म करनी पड़ती है। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद अपने ज़रूरत के हिसाब से लोगों को अपने यहाँ पे इनवाइट करना, यानी कि रिक्रूटमेंट करना, देन उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, उसके बाद ट्रेन करना, उसके बाद उनका कॉम्पेंसेशन डिज़ाइन करना और उनके प्रमोशन के बारे में भी ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म की जाती हैं। स्टाफिंग फंक्शन को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन क्या है? फिलिंग द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन की जितनी पोजीशन वेकेंट है उसको फिल करना है, एंड कीपिंग फिल्ड, और उसके साथ साथ उन्हें फिल्ड भी रखना है। मतलब जब भी कोई वेकेंट पोजीशन आती है तो तुरंत हमें उसे क्या करना है? फिल करना है। और उसे फिल्ड रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी होती हैं वो सब हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी अंडर द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, उसके बाद क्यों हमारे लिए स्टाफिंग फंक्शन इतना ज़रूरी है? तो स्टाफिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? सीधा जोश, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो उसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा क्या? सीधा जोश। तो बेटा इसके अंदर जो सी है वो सी आपको डिफाइन करेगा कॉम्पिटेंट पर्सनल से। उसके बाद जे से है बेटा जॉब सेटिस्फैक्शन, जे से आ जाता है जॉब सेटिस्फैक्शन। ओ से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारा ओ से है, यहाँ से है जॉब सेटिस्फैक्शन, और सी से था हमारा कॉम्पिटेंट पर्सनल। एस से है बेटा सर्वाइवल, एस से आ जाता है सर्वाइवल, और एच से आता है हायर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से सीधा जोश। तो अब अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसकी हेल्प से उन सोर्सेज से कई बार हमें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं और बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सनल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं हायर परफॉर्मेंस की, तो जब आपने सही पर्सन को सही जॉब पे रखा होगा, अगर मुझे वही काम करने के लिए दिया जाएगा जो काम मुझे करना आता है, तो ऑटोमेटिकली मेरी परफॉर्मेंस का लेवल हमेशा हाई ही रहेगा। उसके अलावा अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है तो हमेशा आपके यहाँ पर लोग काम कर रहे हों। अगर कभी आपके यहाँ पर जॉब पोजीशंस वेकेंट हो जाएंगी तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, यानी कि सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी। तो कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग का फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ना तो हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से काम करवाओगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी और आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपके पास ज़रूरत से कम लोग काम कर रहे होंगे तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पर करना होता है। उसके बाद जब हमें वही काम करने के लिए दिया जाता है जो काम हम करना जानते हैं, तो उसको हम कंफर्टेबली परफॉर्म कर पाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है कि हमारे जो स्किल्स हैं वो हमारे वर्क से मैच हो रहे हैं, तो ऐसे में जॉब सेटिस्फैक्शन बना रहता है और एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चलिए अब समझते हैं स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, कि स्टाफिंग किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है।
तो अगर मैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो स्टाफिंग का फंक्शन यहाँ पर सभी मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म कराया जाता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एक्टिविटीज कम होती हैं, तो हर एक मैनेजर कहीं ना कहीं स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। बट अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो स्टाफिंग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट की, कि जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही हम बना दें जो ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करे। तो वहां पर नीड अराइज होती है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और उसी से डेवलप होता है HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये हमारा HRD कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, ये लास्ट ईयर के हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो वो परफॉर्म करता है रिक्रूटमेंट का फंक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम इनवाइट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को कि हमारे यहाँ पर भैया वैकेंसी खाली है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम आके हमारे यहाँ पर वैकेंट पोजीशन फिल कर सकते हो तो आ जाओ और अपने आके जो भी टेस्ट वगैरह है वो दे दो, यानी कि अपनी एप्लीकेशन हमारे पास आके सबमिट करो। उसके अलावा ये सारी जॉब्स को एनालाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जॉब्स के बारे में पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन ये लोग तैयार करते हैं। उसके अलावा वर्कर्स को कितना पैसा मिलेगा, उनके इंसेंटिव प्लान्स होंगे, कॉम्पेंसेशन क्या होगा, सब डिजाइन करना, उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और उनके करियर की ग्रोथ हो। लेबर रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, क्योंकि डायरेक्ट हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट तो नहीं जाएगा इंटरेक्ट करने विद दी वर्कर्स, तो यहाँ पर ये जो HRD है उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है ताकि लेबर रिलेशनशिप्स और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स बने रहें। ये वर्कर्स की ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट्स को भी हैंडल करते हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटीज और वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे कि मतलब एम्प्लॉयज किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में परेशान ना हो, उन सभी चीजों का ध्यान रखेगा हमारा HRD। उसके अलावा अगर कंपनी कभी फंस जाती है किसी भी लीगल प्रॉब्लम में तो उन लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है HRD। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ HRD। अब आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस पे। कोई भी प्रोसेस हो आप उनके स्टेप्स इंटरचेंज नहीं कर सकते, आपको उसको लाइन वाइज यानी कि सीक्वेंस में ही लिखना होता है। तो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसकी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एवरी रिवीजन सेशन प्रोमिसेस टॉप परफॉर्मेंस टू आवर प्यारे चैंपियंस। तो आज जो हम ये रिवीजन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में दिखा सको अपनी टॉप परफॉर्मेंस। तो बेटा यहाँ पर ई से होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें अपने यहाँ पर लोग रखने हैं, बट लोग रखने से पहले हमें तो पता हो कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कम लोग काम कर रहे हैं। तो अंडर स्टाफिंग है या ओवर स्टाफिंग है या ऑप्टिमली स्टाफिंग है, ये हमें यहाँ पर चेक करना होता है। तो उसके लिए अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये चेक करना होगा कि एक्चुअल में मेरे पास लोग कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, और अपने काम के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है। ठीक है, यानी कि मुझे पहले ये चेक करना होगा कि मेरा काम का बर्डन कितना है, यानी कि मुझे अपना वर्कलोड देखना होगा, और लोगों की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास मेरी कितनी टीम रेडी है, यानी कि मेरी वर्कफोर्स कितनी है। तो इसीलिए एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर हम दो तरीके की एनालिसिस करते हैं, वर्कफोर्स और वर्कलोड। वर्कलोड एनालिसिस ये बताता है कि कितने लोग और कितने टाइप के लोगों की आपको ज़रूरत है, यानी कि आपके काम के हिसाब से आपको कितने लोगों की ज़रूरत है और कौन कौन सी पोजीशंस के लिए। वहीं पे वर्कफोर्स एनालिसिस ये बताता है कि कितने तरीके के लोग ऑलरेडी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों की अवेलेबिलिटी कितनी, आपकी कितनी फोर्स जो है वो अभी रेडी है, काम कर रही है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट आपके यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है आपकी वर्कफोर्स की उससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टाफ्ड है, आपको और लोगों को रखने की ज़रूरत है। बट वहीं पे अगर आपने देखा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, किससे, जितने आपके पास लोग काम कर रहे हैं, जितने लोगों की अवेलेबिलिटी है, लोग ज़्यादा है काम कम है, तो ऐसे में आप ओवर स्टाफ्ड हैं। तो यानी कि यहाँ पर कुछ करने की आपको ज़रूरत है, दोनों ही केसेस में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वहाँ लोग कम हैं, यहाँ लोग ज़्यादा हैं। हमारे लिए सिचुएशन अच्छी होती है कि जब आपका वर्कलोड आपके वर्कफोर्स के बराबर हो जाए। तो पहले स्टेज में हम लोग इतना सब कुछ करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट आते हैं फिर रिक्रूटमेंट पे। तो बेटा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपको कितने लोगों की और किस तरीके के लोगों की जरूरत है, तो यहाँ अब आप उन्हें इनवाइट करते हो। यहाँ आप कहते हो लोगों को कि यार हमारे यहाँ पर पोजीशन खाली है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर आके वैकेंसीज फिल कर सकते हो तो आके अप्लाई कर दो। तो रिक्रूटमेंट लोगों को इनवाइट करने की प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है जहां पर हम कहते हैं कि लोग आएं और वैकेंसीज को फिल करें। रिक्रूटमेंट दो तरीके से किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद जब आपने रिक्रूटमेंट कर दिया तो अब आपको करना होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन करते टाइम हम लोग ये चेक करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर काम करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जितने भी लोग हमारे पास आए हैं उनमें से हमने बेस्ट को चूज किया हो। दूसरा हमें यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जिस भी पर्सन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसकी सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज को हमें यहाँ पर मेंटेन रखना है। ठीक है, अब क्योंकि सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम लोगों को अब एलिमिनेट कर रहे हैं, जहां हमने रिक्रूटमेंट लोगों को इनवाइट किया था कि आओ और एक पॉजिटिविटी थी उनके माइंड में भी कि शायद अब उनको जॉब मिल जाएगी, वहीं पे सिलेक्शन एक उनको निराश कर देता है जिनको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक एलिमिनेशन से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए कई हद तक इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिन लोगों को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उनको ये बताना कि उनका प्लेस ऑफ वर्क क्या है। मतलब कि जो भी पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है उसको उसकी जॉब सौंप देना, जॉब के बारे में बता देना इज द प्लेसमेंट, कि अब ये जॉब आपकी हो चुकी है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसको इंट्रोड्यूस कराना कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि उसके साथ कौन से लोग काम करेंगे, उसके अंडर यानी कि उसके सबऑर्डिनेट कौन होंगे, उसके सुपीरियर कौन होंगे, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, उन सभी चीज़ों से फेमिलियर कराना ओरिएंटेशन में होता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जहां पर आपको काम सिखाया जाता है, आपकी नॉलेज और स्किल्स को इंक्रीज किया जाता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक स्किल्स की लर्निंग है जो आपकी जॉब से रिलेटेड है। वहीं पर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं कि आप ओवरऑल ग्रो करें ताकि आगे जाके आपका करियर अच्छा हो जाए। उसके बाद पी से आता है बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जहां पर हम आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे उन प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जो हमने पहले से ही सेट करके रखे होंगे, और इसी के बेसिस पर आगे की कहानी देखी जाएगी कि आपका प्रमोशन होना है, क्या किया जा सकता है आपके साथ, वो इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है। जहां पर नेक्स्ट आ जाता है फिर प्रमोशन और करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को हायरार्की में अपवर्ड मूव करना, यानी कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक लेके जाना प्रमोशन कहलाता है। बट अगर मैं करियर प्लानिंग की बात करूं तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है तो अगर हमें आपको एक चांस देना होगा तो हो सकता है हम आपका ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरे शिफ्ट में, या फिर अगर हमें लगता है कि कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर इंप्रूवमेंट का तो हो सकता है हम आपको टर्मिनेट या फिर डिमोशन भी आपका किया जा सकता है। लास्ट में आता है इसके अंदर कॉम्पेंसेशन, कि हम स्टाफिंग के अंदर कॉम्पेंसेशन भी डिजाइन करते हैं कि हमें अपने वर्कर्स को किस तरीके से सैलरी और वेजेस देनी है, जो काम वो हमारे लिए कर रहे हैं उसके बदले में हम उनको क्या देंगे और कैसे देंगे। तो ये दो तरीके से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको प्योर मनी की फॉर्म में सारा पैसा मिलता है और इनडायरेक्ट में आपको इन काइंड पैसा मिलता है। अब मनी की फॉर्म में भी दो तरीके से आपको पैसा मिल सकता है, एक तो आपको पीरियड बेसिस मिलता है जैसे कि मंथली, डेली या वीकली या फिर एनुअली, और वहीं पे आपको परफॉर्मेंस बेस्ड भी यहाँ पर पैसा मिल सकता है कि आपने कितने घंटे काम किया, कितने आपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे उसके हिसाब से। इन काइंड का मतलब होता है कि आपको पैसों के बराबर चीज दी जा रही है, जैसे कि आपको कन्वेंस फैसिलिटी दी जा रही है, जैसे कि कैब फैसिलिटी दी जा रही है, या रहने के लिए अगर आपको घर दिया जा रहा है यानी कि हाउस फैसिलिटी दी जा रही है, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, या फिर आपको फ्री हेल्थ सर्विस दी जा रही है, तो वो इन काइंड बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि हम अपने यहाँ की खाली पोजीशन को या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही फिलअप कर सकते हैं या बाहर से भी कुछ लोगों को अपने यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। अगर मैं इंटरनल सोर्सेज की बात करूँ तो करनी पड़ेगी पीटी यानी कि प्रमोशन या ट्रांसफर। तो अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, यानी कि सेम लेवल पर हम यहाँ पर शिफ्टिंग कर रहे हैं, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। अब जब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर शिफ्टिंग करते हैं तो जनरली यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई आपकी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज को।
कई हद तक ट्रांसफर को एक टूल ऑफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर लोगों की शिफ्टिंग करके उनको अलग अलग तरीके के काम सिखा रहे होते हैं। मोर ओवर, जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जस्ट प्लेस ऑफ वर्क आपका चेंज हुआ है, आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो वैसा का वैसा ही रहता है। बट अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन एक वर्टिकल शिफ्टिंग है फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। यहां पर आपका एम्प्लॉय शिफ्ट होता है टू द हायर पोजीशन, और जब वो हायर पोजीशन पे शिफ्ट होगा, आपका पोजीशन ही चेंज हो चुका है, तो ऐसे में आपकी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, प्रेस्टीज बढ़ेगा, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, पे बढ़ेगा। और प्रमोशन को एक पॉजिटिव नोट की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्योंकि जब एक पोजीशन का प्रमोशन होता है तो यहाँ पर चेन ऑफ प्रमोशंस अराइज होते हैं, क्योंकि जिनकी अभी पोजीशन खाली हुई होगी, अब उसको कोई लोअर लेवल वाला पर्सन फिलअप यहाँ पर करने वाला है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चेन ऑफ प्रमोशंस अराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन प्रमोशन। तो ये पॉजिटिवली इसको देखा जाता है बहुत ज्यादा। अब पहले देख लेते हैं इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स और डिमेरिट, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ चलेंगे। तो मेरिट्स के लिए इंटरनल सोर्सेज कहते हैं आई एम द बेस्ट। अब कैसे कहते हैं वो आई एम द बेस्ट? बेटा यहाँ पर वो आई से कहते हैं कि जब यहाँ पर आप उनको शिफ्ट कर रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हो, उनको बार बार ट्रांसफर करके उनको एक तरीके से ट्रेनिंग मिल रही है, या फिर उनका प्रमोशन हो रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो होते हैं मोटिवेटेड। जब आप उनको हायर पोजीशन पर यहाँ पर प्रमोट करते हो तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज परफॉर्मेंस यू कैन से कि वो हमें एक मेरिट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन उसके बाद बी से होता है बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो ओवरस्टाफ्ड है, बट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो अंडरस्टाफ्ड है। तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पर बियर नहीं करनी पड़ती है। अब क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती, तो ई से आ जाता है इकोनॉमिकल, कि यहाँ पर सस्ता पड़ता है इंटरनल सोर्सेज से अपने यहाँ पर वैकेंसीज को फिल करना। उसके बाद क्योंकि हम अपने यहाँ पर लोगों को पहले से ही जानते हैं, तो ये यहाँ पर सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि पहले से हमें पता है कि कौन सा वर्कर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। उसके अलावा जब यहाँ पर हम इस तरीके से वर्कर्स को शिफ्ट करते हैं और ऑलरेडी वो लोग सभी लोगों को पहले से जानते हैं, तो एक इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई नए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और ये एक टूल ऑफ ट्रेनिंग की तरह तो वर्क करता ही है कि बार बार लोगों को शिफ्ट करके उनको नए नए काम सिखाए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरनल सोर्सेस कह देते हैं आई एम दी बेस्ट, बट इनके कुछ डिमेरिट भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्सेज की, जिसके लिए हमने याद किया था LSRCC। अब यहाँ पर L से मतलब होता है लेथार्जिक, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को ये लगने लगता है कि उनके तो टाइम बाउंड प्रमोशंस हो ही जाएंगे, तो ऐसे में वो हो जाते हैं लेजी और अपनी प्रोडक्टिविटी को कर देते हैं रिड्यूस। उसके बाद एस से हमारे पास सुटेबिलिटी, यानी कि अगर कोई एक नई एंटरप्राइज है तो वो तो अभी अभी लोगों को अपने यहाँ पर रखना शुरू ही कर रही है, तो उसके लिए तो इंटरनल सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उनके लिए सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद आर से है रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर आप यहाँ पर करेंगे, तो वहाँ पर लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक काम सीखना उन्होंने शुरू ही किया था और अचानक से आपने उसको फिर से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे में उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद सी से आता है हमारे पास लिमिटेड चॉइस, कि जब इंटरनली लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है तो बाहर से फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे चॉइस हो जाती है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम। नेक्स्ट उसके बाद जो सी है हमारे पास वो है कंपटीशन के लिए, कि जब हमें पता है कि हम में से ही कोई है जो प्रमोट होगा, हम में से ही कोई है जो ट्रांसफर होगा, तो वो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर से किसी भी तरीके का कंपटीशन उनको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता। तो ये थे हमारे मेरिट और डिमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट विद द हेल्प ऑफ रीकैप MCD लॉ, जहां पर आर से मतलब होता है बेटा रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, ई से होते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, सी से होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, ए से होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, फिर पी से होता है प्लेसमेंट एजेंसीज, एम से हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सी से है कैजुअल कॉलर्स, डी से है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एल से है हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए से है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट और डब्ल्यू से है वेब पब्लिशिंग। चलिए वन बाय वन अब इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास
बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है और आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि हम किसी भी पार्टी को बीच में नहीं लेना चाहते। अभी आप जितने भी आगे के सोर्सेज पढ़ेंगे, यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कोई नहीं है। कंपनी डायरेक्टली आपको इनवाइट कर रही है बाय प्लेसिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन देयर नोटिस बोर्ड आउटसाइड देयर ऑफिस प्रेमिसेस। मतलब कि ये लोग अपने ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर ही एक नोटिस बोर्ड लगा देते हैं और वहीं पर सारी जो जॉब वैकेंसी होती है उसको वहां पर लिख कर रख देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास भी कि बहुत सी दुकानों पर ऐसा लिखा होता है, आवश्यकता है सेल्समैन की। तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि एक नोटिस रख दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पर एंटरप्राइज के बाहर ही, जहां पर सारी की सारी जो डिटेल्स हैं जॉब्स की वो उसी के ऊपर अवेलेबल करा दी जाएंगी। उसके बाद आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब कि कोई फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं करी, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है किसी भी वैकेंसी की। हम लोगों ने पहले कभी कोई एडवर्टाइजमेंट की होगी या हर आए दिन हमारे पास एप्लीकेशंस तो आती रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब की तलाश में वो कहीं ना कहीं कंपनीज के अंदर अपने अपने रिज्यूमे सबमिट करते ही रहते हैं। तो जब भी किसी भी कंपनी के पास कोई रिज्यूमे आता है तो उसको फेंकती नहीं है, वो अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन रखती है, यानी कि उनके पास होती है एक फाइल जिसके अंदर सारे के सारे रिज्यूमे जो उनके पास कभी ना कभी आते रहते हैं वो उनको संभाल के रखती है, ताकि जब भी कभी उनके यहाँ पर अचानक से वैकेंसी खाली हो तो और उनके पास समय ना हो फॉर्मल तरीके से अनाउंसमेंट करने का, तो ऐसे में वो अपनी उसी फाइल को उठाते हैं और उसमें से जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको छांटना शुरू करते हैं और उसी में से किसी को कैजुअली कॉल करके बुला लेते हैं। यानी कि ऐसा होता होगा कब, जब यहाँ पर उनके पास वर्कलोड ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो एब्सेंट है, तो ऐसे में कैजुअल कॉलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना एक डेटाबेस मेंटेन करती हैं ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी कि कहीं ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने हमारे यहाँ पर अप्लाई कर रखा है बट अब तक हमने उनको सिलेक्ट नहीं किया है। दिस लिस्ट कैन बी यूज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में वो इन्हीं लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी उनके यहाँ पे अचानक से वैकेंसी अराइज होगी तो इसी डेटाबेस में से वो किसी न किसी को कैजुअली कॉल करके बुला लेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है, पीरियोडिकल्स में हो सकती है, इंटरनेट पे हो सकती है, रेडियो पे हो सकती है और टेलीविजन पे हो सकती है। एडवर्टीजमेंट जनरली जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं। प्लस एडवर्टीजमेंट का एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि यहाँ पर हमें मिलती है वाइडर चॉइस, बट इसका एक डिमेरिट भी है कि कई बार हमारे पास फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इस तरीके की एजेंसी है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, जहां पर उनका काम है कि अगर आप एक जॉब सीकर हैं, यानी कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और उन्हीं के पास होते हैं कुछ जॉब प्रोवाइडर्स, यानी कि कुछ कंपनीज के डेट, यानी कि कुछ कंपनीज के साथ उनके कनेक्शन, तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई दोनों की रिक्वायरमेंट मैच हो रही है तो ये एक दूसरे का सजेशन एक दूसरे को प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि आप अपनी जो पूरी डिटेल है वो इनके पास सबमिट रखिए, जैसे इनको लगेगा कि आपके लायक कोई काम है ये आपको सजेशन दे देंगे। यहाँ पर लेकिन आपको अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, बट अगर आपका काम है कुछ टेक्निकल या प्रोफेशनल तो आप जा सकते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास। लगभग इनका काम भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, जहां पर ये भी हमारे वर्कफोर्स की डिमांड और सप्लाई को मिलाने का काम करती हैं, यानी कि वही इनके पास भी कंपनीज का प्रोफाइल होता है, इनके पास भी कैंडिडेट्स का प्रोफाइल होता है और ये उसके बीच में मैच करने का काम करते हैं। बट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कि प्लेसमेंट एजेंसीज को चलाने वाले जो लोग हैं वो कुछ प्राइवेट लोग हैं, यानी कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इन प्लेसमेंट एजेंसीज को चलाती हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बिल्कुल प्लेसमेंट एजेंसीज की तरह काम करते हैं, बट अब उनके बीच में क्या डिफरेंस है कि जहां प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर जाते हो मिडल और लोअर लेवल के वर्कर्स के लिए, वहीं पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, थोड़ा सा नाम ही आपको लग रहा होगा कि भारी भरकम है, तो वहां पर जाते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स का रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू, मिडल और लोअर लेवल के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज और अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इस तरीके से आप एक डिफरेंस यहाँ पर बना सकते हैं।
नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। अब ये तो हम सभी लोगों ने सुना है कि जहां पर बच्चों को उनके कॉलेजेस से ही रिक्रूट कर लिया जाता है। आपने सुना होगा ना कि कॉलेजेस में चलती है प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, रेप्यूटेड कंपनीज जो होती हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर कॉलेजेस के साथ अपने एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं और वहां से बच्चों को रिक्रूट करते हैं, यानी कि उनको प्रोवाइड करते हैं जॉब्स। तो जब बच्चों को पढ़ते पढ़ते जॉब मिल जाती है उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं के यूनिवर्सिटीज के थ्रू, तो वो कहलाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। सो कंपनीज जाती हैं कैंपसेस में ऑफ द रेप्यूटेड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर द रिक्रूटमेंट। देन आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि मैं ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी खाली हुई, तो मैंने अपने कंपनी से कहा, अपने मैनेजमेंट से कहा कि मेरी एक फ्रेंड है जो आपकी इस पोजीशन को फिल कर सकती है, जो आपकी इस पोजीशन के लिए एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकती है। तो अगर आपको लगता है तो आप उसको बुलाकर इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ऐसे में कंपनीज के लिए फायदेमंद है ये। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा वो जो लंबा प्रोसेस होता है, जो बाहर से उनको इनवाइट करना पड़ता एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वो उस चीज़ से बच सकते हैं। हालांकि पर्सन यहाँ पर भी बाहर से आ रहा है, बस उस चीज़ का रिकमेंडेशन आपको एक इंटरनल एम्प्लॉय ने दिया है। कंपनीज के अंदर ये वाला सोर्स अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बेसिस पर उस कैंडिडेट को इवैल्यूएट, उस कैंडिडेट को जज करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर उनका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी कई हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है, कोई एक्सटर्नल कॉस्ट उनको बियर नहीं करनी पड़ती। उसके बाद आते हैं हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड कराते हैं एट द शॉर्ट नोटिस। जनरली लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क में पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी लेबर की जरूरत होती है। तो ऐसे में हम तो रखते हैं सिर्फ अपना लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार, और बाकी लेबर लाने का काम उसी का होता है। बट इसका एक डिमेरिट है, अगर तुम्हारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ बातचीत खराब हो गई तो वो अपनी पूरी टीम यहाँ से लेकर चला जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। बहुत टाइम पहले ये एक हमारा कह सकते हो कि एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट का सोर्स है, जहाँ पर हम लोग टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट करके उस वहाँ पर पब्लिश कराकर सारी प्रोफाइल वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताकर हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वेब पब्लिशिंग, जो आजकल सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो करती ही यही काम है, जैसे कि jobstreet.com, indeed.com, shine.com, naukri.com, जहाँ पर दोनों कंपनीज भी यानी कि एम्प्लॉयज भी और एम्प्लॉयर भी अपने अपने प्रोफाइल्स मेंटेन रखते हैं और ये वेबसाइट्स काम करती हैं आपस में इन दोनों को मिलाने का। तो ये तो हो गए बेटा हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। चलिए चलते हैं अब इनके मैरिट और डिमेरिट की तरफ। चलिए अब देखें अगर हम इनके मैरिट्स, तो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो कहते हैं compete with the full confidence, यानी कि यहाँ पर बाहर से लोगों के आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कम्पिटिटिव स्पिरिट, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो बाहर से लोग आने वाले हैं। उसके बाद W से मिलता है आपको वाइडर चॉइस, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो न जाने कितने रिस्पॉन्सेज आपके पास आएंगे और हर एक पर्सन एक यूनिक क्वालिटी के साथ आपके पास आएगा। उसके बाद फ्रेश टैलेंट आने के यहाँ पे पूरे चांसेस होते हैं और यहाँ पर हम ये कहते हैं द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, यानी कि यहाँ पर आ रहे हैं कुछ नए लोग जो आएंगे पूरे जोश के साथ। उसके बाद हमारे पास सी से है कॉम्पिटेंट पर्सनल, जैसे कि यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा है, आप इसकी जगह पे कॉम्पिटेंट भी लिख सकते हो। अब क्योंकि बाहर से फ्रेश टैलेंट आ रहा है विद वाइडर चॉइस, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको क्वालिफाइड यानी कि कॉम्पिटेंट पर्सनल मिल सकेंगे। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है और लिमिटेशन के लिए हम कहते हैं LCD। तो L से हमारे पास यहाँ पर लेंदी प्रोसेस, कि आप अगर एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करना बहुत ही लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पर आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा कॉस्टली भी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो वह वर्ड्स के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो इतना आसान नहीं होता कि आपने रिक्रूटमेंट कराया और आपकी कोई कॉस्ट ना लगे। यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो होता है वो रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा अगर कभी हम लोगों ने किसी ऐसी पोजीशन के लिए, हायर पोजीशन के लिए इंटरनली प्रमोशन नहीं किया और बाहर से किसी को रख लिया, तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत से इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें मौका नहीं मिला। ठीक है, तो ये थे इसके डिमेरिट्स। बेटा अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, आपने लोगों को बाहर से बुला लिया है, अब बारी आती है उनको सिलेक्ट करने की। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, चूज कर रहे हो बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द अवेलेबल। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसके लिए मैं कहूंगी भैया पढ़ो लिखो, एक रात सक्सेस मनी जरूर चलकर आएगी।
ठीक है, और इसी में हमारी छुपी है सारी सिलेक्शन प्रोसेस। तो बेटा सबसे पहले पी से आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि पहली छटाई। आपने एडवर्टीजमेंट दी, आपके पास वैकेंसी है मात्र 5, लेकिन आपके पास 500 एप्लीकेशन अगर आ गई हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 500 के 500 लोगों को बुलाएं और 500 के 500 लोग आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो। तो ऐसे में आपने अपने यहाँ पर जॉब कराने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रखी थी, जो भी क्वालिफिकेशन आपने रखी हुई है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर चेक करोगे सारी एप्लीकेशंस को, और जो भी अनफिट और अनक्वालिफाइड आपके पास जॉब एप्लीकेशंस होंगी आप उनको कर देंगे यहाँ पर क्या, रिजेक्ट कर देंगे। तो पहली स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है फर्स्ट स्कैन, यानी कि पहली बारी में ही कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पास हो जाएंगे एप्लीकेशन उनका होगा सिलेक्शन टेस्ट, और सिलेक्शन टेस्ट से हम उनकी करेंगे पिटाई। और कैसे होगी पिटाई, पर पी से मतलब है पर्सनालिटी टेस्ट, आई होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, टी होता है ट्रेड टेस्ट, ए होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर से आई आया वो होता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट लेते हैं जिससे हम चेक करेंगे उनका IQ लेवल, द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनकी क्या एबिलिटी है डिसीजन लेने की और क्या वो नए स्किल्स को सीख पाएंगे। तो इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू चेक द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू टेक द डिसीजन। उसके बाद हम लेते हैं उसका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि उस पर्सन का कितना पोटेंशियल है कि वो नई जॉब को सीख सकता है, यानी कि उसका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग द न्यू स्किल्स, वो हम चेक करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से। पर्सनालिटी टेस्ट चेक करता है उसका इमोशन, उसके रिएक्शन, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसके वैल्यू सिस्टम, कि वो किस तरीके का पर्सन है, ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे बिहेव करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम पर्सनालिटी टेस्ट में चेक करते हैं। ट्रेड टेस्ट चेक करता है उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि आपने इतनी सारी बातें अपने रेज्यूमे में लिखी हुई हैं कि आपने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, बट क्या एक्चुअल में आपका प्रोफिशिएंसी लेवल है अपनी ही फील्ड से रिगार्डिंग, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। और उसके बाद चेक होता है आपका इंटरेस्ट, कि आपका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट कितना है उस जॉब के अंदर, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका क्या फैसिनेशन है, आप सच में इस जॉब को दिल से करना चाहते हो या जस्ट आपने एवं ही अप्लाई कर दिया है। तो आपका इंटरेस्ट कितना, इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा जॉब के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो अगर आपने पिटाई सह ली तो उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर होगा द फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, यानी कि एक इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन के थ्रू एक एम्प्लॉय से सारी बातचीत यहाँ पर की जाएगी और उससे हम लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज चेक होगा फेस टू फेस। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपने हमसे बातचीत अच्छे से कर ली तो हम चेक करेंगे आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड, जहाँ पर हम आपसे नाम मांगेंगे कि भाई तुमने इतना सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ काम करके आए हो, वहाँ काम करके आए हो, यहाँ से पढ़े हुए हो, वहाँ से पढ़े हुए हो, नाम दो उन लोगों के जिन लोगों को तुम वहाँ से जानते हो। तो आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, टीचर्स, आपके एक्स एम्प्लॉयर्स, उन लोगों के नाम आपको यहाँ पर बताने होंगे, जिससे हम लोग चेक करेंगे आपका बैकग्राउंड की सच में जो बातें आपने हमें यहाँ पर बताई हैं क्या वो बातें सच हैं या फिर नहीं। और अगर आपने रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी क्लियर कर लिया तो अब हम लेंगे यहाँ पर एक रियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि सिलेक्शन डिसीजन, जहाँ पर जितने भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे जिन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया होगा उसको हम प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट, मतलब किसने कितना स्कोर किया है उस हिसाब से एक लिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि किसको हमें यहाँ पर अब सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन करने के बाद होगा एक मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि हम ये चेक कर सके कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, कुछ खतरा तो नहीं है अगर हम आपको यहाँ पर जॉब पर रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। और उसके बाद हो जाता है क्या, जॉब का ऑफर, कि भैया अब आपने सारे हर्डल्स पार कर दिए हैं, सारी बाधाएं इसको आप क्रॉस करके आ चुके हो, अब हम आपको फॉर्मली यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर देंगे एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें आपको किस दिन आना है और किस समय पर आना है वो सारी बात लिखी होगी। और जिस दिन आप आ जाएंगे उस दिन आपके और हमारे बीच में बनेगा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सारी बातें लिखी होंगी कि अगर आपने हमारा ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसमें काम करने की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होंगी कि आपको पैसा कितना मिलेगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, छुट्टी कैसे ले सकते हो, तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती हैं और इसी आप हो जाएंगे कंपनी के एक एम्प्लॉय। चलिए, तो सिलेक्शन तो हमारा खत्म हो गया है। चलिए बात करते हैं अब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। अब ट्रेनिंग अभी हम पढ़ के आए पीछे अपने स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक लर्निंग,
अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, पर किसके लिए? फॉर अ गिवन टास्क और अ जॉब। यानी कि जब आप सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों की लर्निंग कर रहे हो तो वही हमारी ट्रेनिंग होती है। अब ये ट्रेनिंग हमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयज़ को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। अगर मैं एक ट्रेनिंग के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की बात करूं तो हमारा एम्प्लॉय कह देता है आई एम ब्रिलियंट एंड एनर्जेटिक, जहाँ पर वो आई से कहता है कि भाई देखो, अगर तुम मुझे सिखा कर काम करवाओगे, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जाओगे, तुम एक्सपेरिमेंटल मेथड पे नहीं जाओगे, पहले मुझे कहोगे कि सिस्टमैटिकली चीज़ों को सीख लो, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा कर ही तुमको दिखाऊंगा। तो ऐसे में उसको खुद को भी ये लगेगा कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसके बाद एम से वो कहता है कि मैं जब ऐसा काम करूंगा जो मुझे करना आता होगा, जो मैंने सीख कर मैं आया हूँगा, तो ऐसे में मेरा मोराल, मेरा मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा, मैं सेटिस्फाइड रहूंगा अपनी जॉब से। तो ये मेरे लिए ही एक फायदे का सौदा है। उसके बाद बी से वो कहता है, उसका करियर अच्छा होगा। जब वो सीख कर चीज़ों को करेगा तो आगे जाके कहीं और भी अगर अप्लाई करेगा तो उसके करियर के अंदर वो चीज़ ऐड ऑन होगी कि आपने उस चीज़ की ट्रेनिंग ली है और आप एक ट्रेंड एम्प्लॉय हैं, तो आपका करियर अच्छा होगा। उसके अलावा ई से होता है एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन, कि जब आप सीख कर किसी चीज़ को कर रहे हो तो कई बार आप कुछ ऐसी मशीनों पे काम कर रहे होते हो जहाँ पर कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे में उन एक्सीडेंट्स को आप लोग क्या कर सकते हो? अवॉइड कर सकते हो और उस मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो ये तो थे ट्रेनिंग के फायदे किसी एम्प्लॉय को। अब यही फायदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? ही मोटिवेट, सपोर्ट्स एंड फ्रेंड। एक ट्रेंड बंदा मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है अपने दोस्तों को। कैसे? जहाँ पर एच से मतलब होता है हमारा हायर परफॉर्मेंस, कि अगर आप एम्प्लॉयज को सिखाते हैं यहाँ पर काम, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे आपको मिलेंगे हायर प्रॉफिट्स। उसके बाद एम से होता है यहाँ पर फिर से वही मोटिवेशन मिलना, कि अगर एम्प्लॉय को सिखा दिया जाता है तो वो डरता नहीं है, वो मोटिवेटेड रहता है हमेशा काम करने के लिए, वो छुट्टी पर नहीं जाएगा, कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा। आपको भी यहाँ पर कोई इसको चांस नहीं मिलेगा कि भाई हम तुम्हें निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले सारी चीज़ें सिखा दी है। उसके बाद ई से अगर मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लगातार बदलता जा रहा है, तो ऐसे में हमारा जो ट्रेंड एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकता है, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकता है टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। और अगर आपको चाहिए कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम नहीं करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे तो हो सकता है उसमें आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। तो ट्रेंड एम्प्लॉय जो होता है वो अच्छे से ही काम करेगा। उसके बाद एफ से हमारे पास फ्यूचर मैनेजर्स, और यहाँ पर इमरजेंसी के केस में क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे वर्कर्स को ट्रेंड कर रखा है तो आप आसानी से अपने यहाँ पर फ्यूचर मैनेजर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये थे फायदे ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब थोड़ा सा डेवलपमेंट पे फोकस कर लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी लर्निंग जहां आप स्किल्स और कॉम्पिटेंस पे वर्क करते हो, प्रेजेंट जॉब के लिए तो कर ही रहे हो, बट एज वेल एज आप अपनी कैपेबिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो फॉर हैंडलिंग द हायर जॉब्स इन फ्यूचर। तो डेवलपमेंट के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। अब कई बार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग तो टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड है, करंट जॉब से रिलेटेड है, बट वहीं पर डेवलपमेंट आपको टेक्निकली और कंसेप्चुअली स्किल्स को लर्न करने में हेल्प करता है, जो फ्यूचर में आपकी मदद करेगा। नेचर, ये आपके स्किल्स को डेवलप कर रहा है ऑफ द एम्प्लॉय ऑलरेडी पोसेस्ड, यानी कि जो चीज़ आपको आती है उसी को और बेहतर बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बट डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम अपने छुपे हुए स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं। ड्यूरेशन, ये शॉर्ट टर्म होता है, फिक्स पीरियड के लिए होता है, बट इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमारी डेवलपमेंट कभी नहीं रुक सकती, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सेंटर्ड, यहाँ पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ अपने वर्क को बेटर परफॉर्म करना होता है, यानी कि वर्क सेंटर्ड होता है, बट कहीं ना कहीं जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका करियर सेंटर्ड होता है। सॉरी, इसको जॉब नहीं, आप इसे करियर लिखिए, करियर सेंटर्ड होता है, यानी कि आपके करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो इस एरर को आप ठीक कर लीजिएगा। मेथड यूज, यहाँ पर जनरली ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड यूज होते हैं, बट डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर ऑफ द जॉब मेथड्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आपकी बुक में थोड़ा सा एक एजुकेशन वाला पॉइंट भी दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए जस्ट, कि एजुकेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आप अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहे हो फॉर द इंटरप्रिटेशन, यानी कि कुछ कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए।
यहाँ पर आपकी लॉजिकल और रैशनल माइंड को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। एजुकेशन कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी ऑफ माइंड, कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रिंसिपल को डेवलप करने पर काम करता है, ठीक है। ये एक, और एजुकेशन आपके ट्रेनिंग से भी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं बेटा मेथड ऑफ ट्रेनिंग के अंदर, कि कितने तरीके के मेथड होते हैं ट्रेन करने के। तो 2 तरीके के हैं, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है काम करते करते सीखना, काम कर भी रहे हो, सीख भी रहे हो। बट ऑफ द जॉब का मतलब होता है काम करने से पहले आप काम को सीख कर जाएंगे। तो उसी के बेसिस पर हमें 4 मेथड्स यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसके लिए मैं कहूँगी आई एम वेरी इंटेलिजेंट। जहाँ पर आई से है बेटा सबसे पहले हमारे पास इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसे हमारे वर्क प्रोफाइल्स होते हैं जहां पर सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को सीखने से काम नहीं चलता, हमें उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई ने चीटिंग करके एग्जाम तो पास कर लिया था अपना रिटन एग्जाम, बट जब प्रैक्टिकल अप्रोच की बात आई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात आई, तो वहां पर वो हो गए थे बेहोश। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं आपके जहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है। जैसे कि हमारा चार्टेड अकाउंटेंट में आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं बीबीए के अंदर भी इंटर्नशिप है, हमारे डॉक्टर प्रोफेशन के अंदर भी इंटर्नशिप है। तो जब आप अपने यहाँ पर अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में एक अलाइनमेंट सेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, जहां पर बच्चों को भेजा जाता है कंपनीज के अंदर, ताकि वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकें और प्रोफेशनली यहां पर सभी चीज़ों को लर्न कर सकें। अब आप मुझे बताएंगे कि ये ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब, जहां पर बच्चा अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास बेटा ए से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि आपके घर में काम करने आने वाले इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, वहां पर आप इस चीज को देख सकते हो, जहां पर हमेशा एक मेन बंदा होता है और उसके साथ में उसका एक असिस्टेंट जरूर आता है। और जो असिस्टेंट होता है वो उसको उसके छोटे छोटे कामों में हेल्प भी करता है, और वो अपने मास्टर को, यानी कि जो मेन बंदा होता है, उसको ऑब्जर्व भी कर रहा होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि जो ट्रेनी है, जो काम को सीख भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, वो अपने ट्रेनर के गाइडेंस में यहाँ पर वर्क करता है। और जिस दिन उसको सारा काम करना आ गया, तो हमारा जो मास्टर ट्रेनर है फिर वो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा सारे काम को करने की। तो यहाँ पर भी वो सीख भी रहा है और काम कर भी रहा है। तो बता दीजिएगा कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। सो यहाँ पे ट्रेनी और वर्कर को यहाँ पर अपने ट्रेनर या मास्टर वर्कर के अंडर काम करना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो स्किल्स को सीख सके। और यहाँ पर उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या और भी जो टेक्निकल स्किल्स के रिगार्डिंग है वो हो सकती है। उसके बाद वी से हमारे पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जनरली ऐसी जगहों पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर आपको काम करना होता है किसी न किसी सोफिस्टिकेटेड, यानी कि कोई ऐसी मशीन्स जिसके साथ एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहां पर आपकी एक गलती आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में आपको ले जाया जाता है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी कि अभी यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वर्क प्लेस से हट कर आओ, एक डमी मशीन पर पहले काम को करना सीखो, मशीन को चलाना सीखो। जिस दिन तुम मशीन को चलाना सीख जाओगे उस दिन काम करने के लिए आ जाना। यानी कि काम करने से पहले सीख कर आओ, उससे पहले नहीं। तो बता देना कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर वर्कर्स को सेम टाइप के इक्विपमेंट पे काम कराया जाता है, बट एक्चुअल प्लेस से अलग, ताकि वो उसको पहले सीख ले। इंडक्शन ट्रेनिंग, आई से आ जाता है हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो किसी भी नए एम्प्लॉय की मदद करती है, ताकि वो बहुत आसानी से अपनी जॉब में सेटल हो जाए, फैमिलियर हो जाए उन लोगों के साथ जिनके साथ उसको काम करना है, जिस इन्वायरमेंट, जिस सराउंडिंग में उसको काम करना है, उसकी जॉब के साथ वो कंफर्टेबल हो जाए, और जिस बिजनेस में वो काम करना चाह रहा है वहां पर वो कंफर्टेबल हो जाए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सारी बातें, कि फैमिलियर हो जाना विद द रूल्स रेगुलेशंस, अपने साथ वाले लोगों के साथ, ऐसा हमने अभी और कहाँ पढ़ा है, तो मुझे ज़रूर बताना। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का पीरियड कुछ घंटों का भी हो सकता है या 1-2 दिन का भी हो सकता है। बहुत लंबी इंडक्शन ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि नए एम्प्लॉय को एक फैमिलियर करा देना, अपने ऑर्गेनाइजेशन से उसको कंफर्टेबल फील कराना। ठीक है, तो बस हो गए हमारे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी पूरे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 का रिविजन भी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा
ये रिवीजन सेशन आपको कैसा लगा और जो भी आपके हो सकता है डाउट्स चल रहे हो, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो इस रिवीजन में आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से तैयारी करिए और साथ साथ केस स्टडीज़ को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा और थोड़ी सी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आप करते रहिए। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।